All right, students. So let's start our lecture, right? What we have done in last lecture? I think within last lecture, we have started with object-oriented concepts, right? And within object-oriented concepts, we have seen what is object-oriented programming, what is class, its syntax, object, its syntax, then various basic concepts that are supported by object-oriented, that is inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, overloading, overriding, interface, right? So these were the topics which we have covered in last lecture, right? Now there is one concept which is specifically present in ASP.NET, right? And that is partial classes. Now this is the feature which is only present in ASP.NET, right? So what is partial class? As the name says, it is not the complete class, but we can define partial classes in ASP.NET. Partial classes means हम हमारे class को small parts में divide करके, right, अलग अलग classes create कर सकते हैं. एंड बाय द एंड क्या होगा, वो सारे जो छोटे छोटे क्लासेस बनाए थे वो एक क्लास के अंदर कंबाइन हो जाएंगे, राइट, एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल क्लास, राइट. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन, दैट इज पार्शियल क्लास. बट द थिंग इज दैट आप अपने क्लास में आप अपने क्लास को जितने भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, वो सारे पार्ट्स के अंदर क्लास का नेम सेम होगा. Then only it will be combined into a single class, right? So in short, अगर मैं कहूँ what is partial class, then we can say कि अगर हम हमारे class को according to the type of functionalities या फिर according to the type of the work that is to be performed by the particular team member in our project, right? वो हम हमारे क्लास को स्मॉल पार्ट्स के अंदर, दैट इज मल्टीपल क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, राइट? देन दैट टाइप ऑफ क्लासेस आर नोन एज पार्शियल क्लास. Now with the help of this partial class concept, हम क्या कर सकते हैं, हम according to the functionality या फिर according to the team member को हमने जो functionality दी है उस हिसाब से वो particular team member अपनी खुद की एक फाइल बनाएगा और वो फाइल के अंदर वो जो particular class है उसका partial class define करेगा. That is, वो फाइल के अंदर पूरा क्लास नहीं होगा, राइट? इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम हमारे क्लास को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमें पता है कि अगर हम कोई भी चीज शेयर करते हैं तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्लास डिफाइन किया है, दैट इज क्लास पर्सन, राइट? उसके अंदर मैंने डेटा मेंबर्स प्रोवाइड किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, राइट? इतने डेटा मेंबर्स मैंने पर्सन क्लास के अंदर रखे हैं. नाउ दिस क्लास इज अ शेयर्ड क्लास. अब कोई और जो टीम मेंबर है उसको वो पर्टिकुलर पर्सन क्लास के अंदर दूसरा कोई डेटा मेंबर ऐड करना है, राइट? सो नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो, वो पर्टिकुलर पर्सन हमारे क्लास को जो हमने डिफाइन किया है उसको मॉडिफाई कर देगा. अब क्या होगा कि बाय द एंड हमें पता नहीं चलेगा कि किसने क्या मॉडिफिकेशन किया है और कौन सी नई चीजें उसके अंदर ऐड हुई है, राइट? और वहां पे कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज द थिंग इज दैट सारे टीम मेंबर्स को सारे डेटा मेंबर्स की जरूरत नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं इन दिस सिनेरियो, हम हमारे क्लास को अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी या फिर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टीम मेंबर, राइट, हम हमारे क्लास को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं. एंड वो जो स्प्लिटेड क्लासेस है, मतलब जो छोटे छोटे क्लासेस बनाए हमने, राइट, those classes will be considered as a partial class. As the name says, it is partial, मतलब वो हाफ क्लास है या फिर वो पूरा क्लास नहीं है. That is the meaning of partial, right? बट द थिंग इज दैट आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी ये पार्शियल क्लासेस होंगे वो सब क्लासेस के नेम सेम होने चाहिए. देन ओनली एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो सारी अलग अलग जो डिफरेंट इंडिविजुअल फाइल्स है उसमें से वो क्लासेस को कलेक्ट करेगा कंपाइलर और वो पूरा एक क्लास ट्रीट करेगा. लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब भी ये जितने भी पार्शियल क्लासेस है वो सारे पार्शियल क्लासेस के नेम सेम हो तो ही वो एक क्लास के अंदर उसको कंबाइन कर सकता है, राइट? सो वो हमें कंसिडर करना है.
नाउ हियर इज एन एग्जांपल कि आप कैसे पार्शियल क्लास बना सकते हो, राइट। फर्स्ट इज दैट इज file1.vb, राइट। मैंने एक फाइल बनाई दैट इज file1.vb। उसके अंदर मैंने पहले एक इंटरफेस डिफाइन किया दैट इज इंटरफेस आई पार्शियल क्लास, राइट। उसके अंदर दो सब रूटीन्स मैंने बनाए हैं, राइट, दैट इज प्रिंट एम्प्लॉय नेम, दूसरा भी प्रिंट एम्प्लॉय नेम है, राइट, बट द फर्स्ट सब रूटीन कंटेन्स वन पैरामीटर that is employee name as string and the second subroutine doesn't contains any parameter, right। That's why यहाँ पे दोनों subroutine के name same है, that's why we have used over here overloads keyword, right। overloads keyword मतलब ये जो दोनों subroutine है they are using the concept of function overloading या फिर method overloading, राइट। दैट्स वाई ये जो इंटरफेस है उसके अंदर हमने दो सब रूटीन्स बनाए दैट इज प्रिंट एम्प्लॉय नेम, नेम सेम है बट प्रोटोटाइप इज डिफरेंट। जो सेकंड सब रूटीन है उसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, बट विद इन फर्स्ट सब रूटीन हमने एक पैरामीटर पास किया है विच इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट, और उसका नेम क्या है दैट इज एस नेम, राइट। ऑलराइट, नाउ the interface is completed over here with the help of AND interface। आफ्टर दैट सेम फाइल के अंदर दैट इज file1 के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया है, पार्शियल क्लास डिफाइन किया है, राइट। और वो क्लास का नेम क्या है दैट इज माय पार्शियल क्लास। पार्शियल कीवर्ड अगर हम रखेंगे देन दैट क्लास विल बी ट्रीटेड एज पार्शियल क्लास, मतलब कंपाइलर को जहां जहां भी ये पार्शियल कीवर्ड मिलेगा उसे पता चलेगा कि ये जो क्लास है, राइट, उसका दूसरा पार्ट कोई दूसरी फाइल में मुझे मिल सकता है, राइट। कंपाइलर को ये पता रहेगा ताकि जब भी कंपाइलेशन हो, राइट, ये कंपाइलर क्या करेगा, माय पार्शियल क्लास के दूसरे पार्ट्स दूसरी फाइल के अंदर सर्च करने की ट्राई करेगा और जितने भी पार्ट्स उसे मिलेंगे वो सारे पार्ट्स को वो कंबाइन करेगा और उसके बाद उसको कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद वो एक ही क्लास जनरेट करेगा, राइट। नाउ विद इन दिस पार्शियल क्लास दैट इज माय पार्शियल क्लास, उसके अंदर हमने क्या किया है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक डेटा मेंबर डिफाइन किया है, राइट, दैट इज एस नेम विच इज ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड इट इज प्राइवेट। और उसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन की है दैट इज एस नेम वेरिएबल, राइट, फ्रॉम पार्शियल क्लास, राइट। ये हमने एक वैल्यू उसके अंदर असाइन की है एंड द क्लास इज एंडेड ओवर हियर। मतलब file1 के अंदर दो चीजें हमने डिफाइन की, वन इज इंटरफेस दैट इज आई पार्शियल क्लास एंड सेकंड इज पार्शियल क्लास एंड द नेम ऑफ द पार्शियल क्लास इज माय पार्शियल क्लास। मतलब file1 के अंदर वी हैव डिफाइंड टू थिंग्स, राइट। ये हमें याद रखना है ताकि दूसरी फाइल्स के अंदर हमें जो जो चीजें मिलेगी वो हम कंबाइन करते जाएंगे, राइट। All right, now this is the second file that is file2.vb। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, right, within this हमने एक दूसरा partial class define किया, right, again keyword use किया है partial, so obviously it will be treated as a partial class। पब्लिक बनाया है, क्लास कीवर्ड का यूज किया है ताकि हम क्लास डिफाइन कर सके एंड द नेम ऑफ द पार्शियल क्लास इज सेम जो हमने file1 के अंदर दिया था दैट इज माय पार्शियल क्लास, राइट। अब ये क्या करता है, ये माय पार्शियल क्लास जो हमने इंटरफेस बनाया था दैट इज आई पार्शियल क्लास नाम का जो इंटरफेस बनाया था file1 के अंदर वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। एंड वी नो कि अगर कोई भी क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसके अंदर जो भी सब रूटीन है उसके लिए उसे डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। तो इसके अंदर क्या किया, वो जो प्रिंट एम्प्लॉय नेम का जो सब रूटीन था विद इन एन इंटरफेस, राइट, वो यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट, दैट इज पब्लिक सब प्रिंट एम्प्लॉय नेम और उसके अंदर एक पैरामीटर पास हुआ है दैट इज एस, राइट। और ये एस पैरामीटर किसके लिए है, ये एस पैरामीटर जो हमने इंटरफेस के अंदर जो पार्शियल आई पार्शियल क्लास का जो इंटरफेस बनाया था उसके अंदर जो वो सब रूटीन था उसके अंदर ये वैल्यू पास होगी, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे वो वैल्यू डिफाइन होगी एंड दिस सब रूटीन इज एंडेड ओवर हियर और क्लास यहाँ पे एंड होता है, राइट। सो द थिंग इज दैट अगेन विद इन file2, राइट, हमने क्या डिफाइन किया है, हमने माय पार्शियल क्लास का एक पार्शियल क्लास डिफाइन किया है विच इज सेम एज द क्लास विच वी हैव डिफाइन इन file1,
राइट। इसके साथ साथ हमने वो जो आई पार्शियल क्लास जो इंटरफेस बनाया था उसको भी हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। और अगर हम कोई भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो भी मेथड्स है उसे हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। दैट्स वाई उसमें से जो वो पैरामीटराइज सब रूटीन था वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, दैट इज प्रिंट एम्प्लॉय नेम। और जो एम्प्लॉय नेम इसके अंदर आएगा वो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट का यूज करके प्रिंट किया है पेज के ऊपर, राइट। सो दिस इज द सेकेंड फाइल के जिसके अंदर हमने माई पार्शियल क्लास को डिवाइड किया है। नाउ दिस इज द थर्ड फाइल, दैट इज फाइल 3.vb। इसके अंदर भी हमने क्या किया है, हमने माई पार्शियल क्लास जो है, राइट, उसका पार्शियल क्लास हमने क्रिएट किया है, राइट। और ऑब्वियसली हमने वहां पे एक बार ऑलरेडी लिख दिया है कि हम आई पार्शियल क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे उसके अंदर जो वो दूसरी मेथड थी, दैट इज दूसरा जो सब रूटीन था जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं था, राइट, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, फाइल 3.vb के अंदर फिर से हमने एक माई पार्शियल क्लास बनाया, राइट, पार्शियल कीवर्ड का यूज किया ताकि कंपाइलर उसे पार्शियल क्लास ट्रीट कर सके। और हमने एक बार ऑलरेडी फाइल 2.vb के अंदर आई पार्शियल क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो दूसरा सब रूटीन था, दैट इज प्रिंट एम्प्लॉय नेम, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं था, राइट, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और ये एस नेम क्या है, एस नेम इज द डेटा मेंबर जो हमने फाइल 1.vb में जो माई पार्शियल क्लास था, राइट, उसके अंदर हमने डिफाइन किया था। हम अगेन आई रिपीट, व्हाट इज दिस एस नेम, ये एस नेम क्या है, ये फाइल 1.vb के अंदर माई पार्शियल क्लास के अंदर हमने जो ये एस नेम डेटा मेंबर क्रिएट किया था, राइट, वो हमने यहाँ पे फाइल 3 के अंदर प्रिंट एम्प्लॉय नेम के अंदर हमने यूज किया है। इसलिए ये प्रिंट एम्प्लॉय नेम जो सब रूटीन है उसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, बिकॉज हमें डायरेक्ट ये जो डेटा मेंबर था वो हमें यहाँ पे प्रिंट करना था, राइट। नाउ द सिनेरियो इज दैट हमने हमारे क्लास को 3 फाइल्स के अंदर डिवाइड किया, दैट इज फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। बट द थिंग इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माई पार्शियल क्लास को हमने 3 फाइल्स के अंदर डिवाइड किया है, राइट। कंपाइलेशन के वक्त एरर नहीं मिलेगी बिकॉज हमने तीनों फाइल के अंदर क्लास डेफिनेशन प्रोवाइड करने के वक्त हमने वहां पे पार्शियल कीवर्ड का यूज किया है, राइट। और ये जो पार्शियल कीवर्ड है उससे कंपाइलर को पता चलेगा कि ये जो क्लास है उसके दूसरे पार्ट्स दूसरी फाइल्स के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं। दैट्स वाई वो हमें यहाँ पे एरर नहीं देगा, राइट, एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा। एंड अनदर थिंग विच वी नीड टू कंसिडर इज फाइल 2 के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पे आई पार्शियल क्लास जो इंटरफेस हमने बनाया था फाइल 1 के अंदर वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। मतलब एक पार्शियल क्लास के अंदर अगर आप वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका यूज आप दूसरी फाइल के अंदर भी कर सकते हो। दैट्स वाई हमने जो इम्प्लीमेंट्स का स्टेटमेंट था वो सिर्फ फाइल 2 के अंदर लिखा है और फाइल 3 के अंदर हमने उसको उसके अंदर जो सब रूटीन था वो हमने यहाँ पे यूज किया है, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट कि आप कैसे एक क्लास को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। नाउ द थिंग इज दैट ये कैसे यूज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज करता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, ये फाइल 3 एक प्रोग्रामर ने बनाई है, फाइल 2 एक प्रोग्रामर ने बनाई है और फाइल 1 एक प्रोग्रामर ने बनाई है। अब अगर कोई भी प्रोग्रामर को क्लास के अंदर चेंज करना है तो वो क्या करेगा, वो खुद की फाइल के अंदर ही चेंज करेगा। दूसरे प्रोग्रामर्स ने जो डिफाइन किया है उसके अंदर वो चेंजेस नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई अगर उसको कोई भी एरर फाइंड करनी है तो वो खुद की ही फाइल के अंदर वो एरर फाइंड करेगा, बिकॉज उसको वही फाइल का यूज है अपने लॉजिक के अंदर, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आप एक क्लास को इंडिविजुअल फाइल्स के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हो, राइट। और कंपाइलर उसको कंपाइल करके एक क्लास ट्रीट करके उसे हमें जनरेट करके हमें दे देगा, राइट। अब अगर मुझे ये क्लास का यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, ये एक पेज है .aspx पेज है, उसके ऊपर एक बटन कंट्रोल मैंने रखा है,
राइट और उसकी क्लिक इवेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा है, दैट इज ओवर हियर, दैट इज button1.click, राइट। button1.click के ऊपर मैंने पहली चीज क्या की, जो माई पार्शियल क्लास, जो मैंने पार्शियल क्लास बनाया था उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दैट इज p क्लास, और न्यू कीवर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया, मतलब वो उसको मेमोरी एलोकेट करके दे देगा, राइट। मतलब माई पार्शियल क्लास का ऑब्जेक्ट है दैट इज p क्लास, राइट। p क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं क्या करूंगी, जो प्रिंट एम्प्लॉय नेम मेथड है, राइट, दैट इज सब रूटीन है, उसको मैं कॉल करूंगी, राइट। और प्रिंट एम्प्लॉय नेम जो सब रूटीन है, हमें पता है कि हमने उसको ओवरलोड किया था, मतलब वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, मतलब उसका 2 वर्जन है, राइट। एक पैरामीटराइज है और दूसरा पैरामीटराइज बिना का है। सो पहले जो मैंने कॉल किया है वो पैरामीटराइज है, बिकॉज मैंने उसके अंदर वैल्यू पास की है यहाँ पे, दैट इज स्ट्रिंग फ्रॉम अ पार्शियल क्लास। ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे उसको एज अ पैरामीटर प्रोवाइड की है, राइट। एंड आफ्टर दैट मैंने p क्लास ऑब्जेक्ट का यूज करके जो दूसरी मेथड है, दैट इज दूसरा सब रूटीन है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, राइट, वो मैंने यहाँ पे कॉल किया है। इट मीन्स अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट सब रूटीन है, राइट, वो कौन सी फाइल के अंदर है, फाइल 2 के अंदर है, दैट इज दिस वन, राइट। ये जो सेकंड सब रूटीन है वो कौन सी फाइल के अंदर है, फाइल 3 के अंदर है, राइट। और ये जो हमने क्लास डिफाइन किया है दैट इज माई पार्शियल क्लास, वो 3 फाइल्स के अंदर स्प्लिट किया हुआ है। Then too we will able to use within our ASP.NET page, right? So students, this is the concept of partial class कि आप कैसे उसको अलग अलग फाइल के अंदर डिफाइन करके यूज कर सकते हो, राइट। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। ऑलराइट, अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, राइट। फर्स्ट, ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा क्लास है, राइट, जिसके अंदर थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्लास को मल्टीपल फाइल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटीज, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेथड्स उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि अगर हम अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटीज उसको स्प्लिट करेंगे तो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के ऊपर हमें वर्क करना है तो हम वही फाइल का यूज करेंगे, राइट, वही क्लास के पार्ट का यूज करेंगे, मीन्स इट विल बिकम इजी फॉर अस टू यूज सम दैट टाइप ऑफ स्मॉल क्लास। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने हमारे फाइल के अंदर थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं, राइट, तो हम वो फाइल को, वो पर्टिकुलर क्लास को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके अंदर मिक्स चीजें होगी, राइट। सो अगर हमने हमारे क्लास को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्लिट किया है, राइट, तो बेनिफिट क्या होगा, वो जो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटीज, हम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मेथड्स, राइट, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं और हम उसको हैंडल कर पाएंगे। Another thing is obviously second advantage is productivity, right? टीम, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया, राइट, कि क्या होगा कि एक टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स है, राइट, कि जो एक ही क्लास का यूज करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटीज, अकॉर्डिंग टू द टीम मेंबर्स, हम क्लास को स्प्लिट कर सकते हैं विद इन पार्शियल क्लासेस। इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर मेंबर को जो पार्ट, क्लास के जो पार्ट का यूज करना है, वही पार्ट की फाइल हम उसे प्रोवाइड करेंगे, राइट, ताकि उसको दूसरे सारे पार्ट्स के रिलेटेड जो भी कोड लिखा है उसके अंदर उसको वो सारी चीजें उसको हैंडल नहीं करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे ऑब्वियसली टीम मेंबर्स की, प्रोजेक्ट टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज उसका वर्क फास्ट होगा, क्योंकि उसको थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड के साथ डील नहीं करना है, उसे सिर्फ वही 100 या 150 लाइन के कोड के साथ डील करना है जिसकी उसे जरूरत है, राइट। अनदर इज ऑब्वियसली अगर हम इस हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो बिजनेस लॉजिक और जो यूजर इंटरफेस है उसको हम आइसोलेट कर पाएंगे, मतलब सेपरेट कर पाएंगे, जैसा ऑलरेडी ASP.NET के अंदर हो रहा है। अगर आपने नोट किया हो तो आप जो पेजेस क्रिएट कर रहे हो, राइट, वो पार्शियल क्लासेस के फॉर्म में क्रिएट हो रहे हैं, राइट। वो मैं आपको ये थियरी कंप्लीट होने के बाद डेमोन्स्ट्रेट करूंगी।
राइट। सो पार्शियल क्लास का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमारा जो यूजर इंटरफेस है दैट इज डिजाइनिंग पार्ट और बिजनेस लॉजिक दैट इज अवर कोड फाइल, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं ताकि हम दोनों को अलग अलग तरह से हम उसको मैनेज कर पाए। ऑब्वियसली अगर हमें पता है कि अगर हम छोटे छोटे कोड को मतलब उसके अंदर एरर आती है और हमें उसमें से डिबग करना है, देन इट विल बिकम वेरी इजी कि हमें थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड में से अगर हमें डिबगिंग करना है तो हमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और 100 या 150 लाइन के कोड के अंदर हमें डिबगिंग करना है तो उसके अंदर हमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऑब्वियसली दैट इज डिफरेंट, राइट, दोनों में डिफरेंस है बिकॉज थाउजेंड्स लाइंस ऑफ कोड में से एरर फाइंड करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, और 100 और 150 लाइन ऑफ कोड में से एरर फाइंड करना इट इज इजियर देन द प्रीवियस वन, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, लास्ट एडवांटेजेस कि वो क्या करेगा प्रोग्रामर को, पार्शियल क्लास अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट, देन इट विल अलाउ प्रोग्रामर ऑन योर टीम टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लास without needing to share the same physical file। जो मैंने पहले आपको बताया, जो मैंने जब ये पार्शियल क्लास का जो टॉपिक स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको बताया कि एक ही फाइल को शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, मतलब वहां पे कंसिस्टेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज प्रोग्रामर अपनी ही खुद की जो क्लास की फिजिकल फाइल है उसके साथ वो डील करेगा, राइट। सो इट विल बिकम वेरी इजी कि वो कैसे उसको मैनेज करेगा, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पार्शियल क्लास, राइट। हम देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो ASP.NET है, राइट, उसके अंदर हमने कहाँ पे पार्शियल क्लास का यूज किया है, राइट। मैंने अभी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ओपन की जो हमने ऑलरेडी डेवलप की थी, राइट। उसके अंदर हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे ये पार्शियल क्लास का कंसेप्ट यूज किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं ये फैकल्टी होम पेज को ओपन करती हूँ, राइट। मैंने फैकल्टी होम पेज को ओपन किया जो हमने ऑलरेडी डेवलप किया था, राइट। ये तो हमें पता ही है कि ये हमारा डिजाइनिंग पार्ट है, राइट। अब हम इसका कोड पार्ट देखेंगे, राइट। सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा है दैट इज पार्शियल क्लास फैकल्टी होम, राइट। मतलब ये जो कोड फाइल है, राइट, उसको उसने सेपरेट क्लास ट्रीट किया है, मीन सेपरेट पार्शियल क्लास ट्रीट किया है, और ये जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है उसको वो सेपरेट पार्शियल क्लास ट्रीट करेगा। दैट्स वाई पेज लाइफ साइकिल के अंदर अगर आपको याद हो तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, पेज लाइफ साइकिल के अंदर जब भी क्लास जनरेट करने की बारी आती है, राइट, तब हम कोड बिहाइंड को क्लब करते हैं और उसके डिजाइन को कंबाइन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो पेज है उसका क्लास जनरेट होता है, कंपाइलर तब उसका क्लास जनरेट करता है, राइट। वो क्या करता है कंपाइलर, ये जो डिजाइनिंग पार्ट है और उसके साथ साथ ये जो हमारा कोड पार्ट है, राइट, वो दोनों को कंबाइन करके वो क्या करता है, क्लास जनरेट करता है, दैट इज सिंगल क्लास वो जनरेट करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें दे देता है। सो दिस इज द कंसेप्ट विद इन ASP.NET, और ये पार्शियल क्लास का कंसेप्ट है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो डिजाइन है, राइट, दैट इज द प्रेजेंटेशन पार्ट, this is the source view of our design, right, and the code view, ये हम isolate कर सकते हैं, हम separate रख सकते हैं ताकि it will become very easier for us कि अगर हमें कोडिंग के अंदर चेंजेस करना है तो हम सिर्फ वो फाइल के अंदर ही कंसंट्रेट करेंगे, और अगर हमें डिजाइन या सोर्स के अंदर चेंज करना है तो हम वही फाइल के अंदर वही फाइल के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, राइट। सो दिस इज वेयर विदिन ASP.NET पार्शियल क्लास का कंसेप्ट यूज होता है, राइट। और सेम वे अगर हमें भी हमारे लिए सेपरेट फाइल्स के अंदर पार्शियल क्लासेस क्रिएट करने हैं तो हम भी वो क्रिएट कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ ASP.NET के अंदर पेजेस के अंदर ही ये कंसेप्ट है, नो, हम भी जैसे हमने ये प्रेजेंटेशन के अंदर ये जो एग्जांपल्स हमने देखे, राइट, एग्जाम्पल हमने देखा, राइट, ऐसे सेपरेट फाइल्स के अंदर हम भी डिफरेंट क्लास के मतलब मल्टीपल पार्ट्स के अंदर क्लास को डिवाइड कर सकते हैं एज अ पार्शियल क्लास, और हमारे पेज के ऊपर कोई भी इवेंट के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं,
right? So students, this is the concept of partial class which is supported within ASP.NET, right? तो यहाँ पे जो आपका वो जो टॉपिक है that is 1.5 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड concepts, right? वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, right? All right, so now what we will do, now we will start with the topic that is unit 2, server controls. All right, so the topic is unit 2, that is server controls, right? Obviously we know कि ASP.NET के अंदर controls are the fundamental part, because अगर हमें कोई भी वेब पेज डिजाइन करना है, right, तो उसके ऊपर हमें यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हमें कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ेंगे. विदाउट यूजिंग कंट्रोल्स हम ASP.NET के अंदर डिजाइनिंग नहीं कर सकते, right? So that is the important thing हमें यहाँ पे consider करना है, that server controls are the fundamental parts of ASP.NET, right? Obviously within .NET framework they are present in terms of classes, right? That is, अगर हम कोई भी कंट्रोल की बात ले ले, दैट इज लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, मल्टी व्यू, या फिर कोई भी डेटा कंट्रोल, दैट इज ग्रिड व्यू, डेटा लिस्ट, राइट? वो सारे कंट्रोल्स .NET फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस के टर्म्स के अंदर प्रेजेंट है, राइट? और अगर हमें वो पर्टिकुलर कंट्रोल का यूज करना है तो हम वो .NET फ्रेमवर्क में से वो क्लास को रिट्राइव करके उसको यूज कर सकते हैं, राइट? सो द थिंग इज दैट बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है और हम उसे ASP.NET टैग्स के साथ मैप कर सकते हैं, और बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे भी है कि जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है. अगर हम लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन या फिर लिस्ट बॉक्स, राइट, अगर हम वो सारे कंट्रोल्स कंसीडर करें देन दे आर वेरी सिंपल कंट्रोल्स, और उसके लिए HTML के अंदर टैग्स अवेलेबल है, राइट? तो हम वो पर्टिकुलर कंट्रोल को HTML टैग के साथ मैप कर सकते हैं. बट देर आर मैनी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स. फॉर एग्जाम्पल जो हमारे डेटा कंट्रोल्स है, राइट, जो मल्टी व्यू कंट्रोल है, राइट, वैलिडेशन कंट्रोल्स है, राइट, इसके लिए कोई भी HTML टैग अवेलेबल नहीं है, राइट? और उसका रिप्रेजेंटेशन भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स है. बिकॉज हम डेटा कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डेटा कंट्रोल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी डेटाबेस या फिर पर्टिकुलर जो भी डेटा सोर्स है उसके साथ हम उसको बाइंड करके वो पर्टिकुलर डेटा सोर्स में से डेटा रिट्राइव करके डेटा कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग कि हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि अगर हम सर्वर कंट्रोल की बात करें, राइट, तो दे आर थोड़े बहुत कंट्रोल्स ऐसे हैं जो सिंपल है और उसके लिए हम उसको HTML टेक्स्ट के साथ भी मैप कर सकते हैं, और थोड़े बहुत कंट्रोल्स ऐसे भी है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है, राइट? Now this is the hierarchy of ASP.NET server control, right? So the first thing that is to be considered over here is this, that is system.object, which is the base class within our namespace hierarchy, राइट? .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो नेम स्पेस हायरार्की है उसके अंदर जो बेस क्लास है दैट इज सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट, राइट? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट में से जो क्लास इनहेरिट हुआ है दैट इज दिस कंट्रोल क्लास. Again, I repeat, right? This system.object is the base class within .NET framework class hierarchy, right? उसके अंदर से जो class inherit हुआ है हमारे controls के लिए, that is control class, means we can say that this control class is the base class of all other control classes, right? अब हम इसके अंदर देखें then it is divided into various namespaces, और वो particular namespaces के अंदर दूसरे classes available है. For example, first namespace is system.web.ui, second namespace is system.web.ui.webcontrols, and third namespace is system.web.ui.html controls. Right? Means we can say कि ये जो system.web.ui namespace है, right? उसके अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है? That is template controls अवेलेबल है, पेज क्लास अवेलेबल है, यूजर कंट्रोल का क्लास उसके अंदर अवेलेबल है, एंड अलोंग विद दैट अनदर टू थिंग दैट इज लिटरल कंट्रोल और डेटा बाउंड लिटरल कंट्रोल, राइट? मीन्स दीज आर द 5 थिंग्स जो हमारे ये जो system.web.ui नेम स्पेस है उसके अंदर अवेलेबल है. नाउ विद इन system.web.ui.web कंट्रोल्स ये जो नेम स्पेस है उसके अंदर दूसरे सारे वेब कंट्रोल्स अवेलेबल है. दैट इज हमने जितने भी कंट्रोल्स देखे, दैट इज स्टैंडर्ड कंट्रोल, वैलिडेशन कंट्रोल, राइट, नेविगेशन कंट्रोल्स, राइट,
रीच कंट्रोल्स, वो सारे कंट्रोल्स ये system.web.ui नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है। और system.web.ui.html कंट्रोल्स के अंदर जो HTML टैग्स रिलेटेड जो कंट्रोल्स बनाए हैं ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर, उसके रिलेटेड जो क्लासेस है ASP.NET फ्रेमवर्क के अंदर, वो सारे कंट्रोल्स ये पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस अवेलेबल है, that is system.web.ui.html controls, right? So this is the base class, that is system.object, right? Another is control. System.object में से क्या inherit हुआ है? That is control, right? And within that there are three different namespaces, that is system.web.ui, system.web.ui.web controls, and system.web.ui.html controls, right? So this is the hierarchy, वो हमें consider करनी है, right? All right. Now, as we have discussed that control class is the base class of all the control classes, right? वो कौन सी namespace के अंदर available है? It is available in system.web.ui namespace, right? और उसके साथ साथ हमें page class भी मिलता है वो particular namespace के अंदर. Means we can say that's why page class और controls एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से interact कर सकते हैं, right? Because both the things are present in the same namespace, that is system.web.ui, right? Now these are the common properties that are available with control class. अगर हम ये सारी प्रॉपर्टीज जो हम देखेंगे, राइट, ये जो प्रॉपर्टीज है वो आपको सारे कंट्रोल क्लास के अंदर अवेलेबल मिलेगी, मतलब सारे कंट्रोल्स के साथ अवेलेबल मिलेगी, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज है इट इज प्रेजेंट इन कंट्रोल क्लास विच इज द बेस क्लास. अगेन आई रिपीट, ये स्लाइड के ऊपर जो प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट है, राइट, ये प्रॉपर्टीज आपको सारे कंट्रोल्स के साथ मिलेगी, बिकॉज जो सारे कंट्रोल्स के क्लासेस है वो कंट्रोल्स के क्लासेस ये जो बेस क्लास है दैट इज कंट्रोल उसको इनहेरिट करता है, right? That's why the properties that are present in this control class is available with all other control classes, फिर वो web control class हो या फिर HTML कंट्रोल क्लासेस हो, राइट? उसके साथ आपको ये कॉमन प्रॉपर्टीज अवेलेबल मिलेगी. सो विच आर दिस प्रॉपर्टीज? सो फर्स्ट इज आईडी. ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी कंट्रोल को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, राइट, तो उसको हमें नेम देना पड़ेगा, राइट, एंड दैट नेम इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ आईडी प्रॉपर्टी. नाउ अनदर इज पेज. पेज प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगा? इट विल बी रिटर्न द रेफरेंस ऑफ द पेज ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर ये कंट्रोल आपने रखा है, राइट? मतलब जो पेज के ऊपर आप अपने पर्टिकुलर कंट्रोल को रखा है, राइट, आपको उसका रेफरेंस चाहिए तो आप ये पेज प्रॉपर्टी को रिफर कर सकते हो. अनदर इज पेरेंट. ऑब्वियसली वो क्या रिटर्न करेगा? पर्टिकुलर कंट्रोल का अगर कोई पेरेंट कंट्रोल है तो वो रिटर्न करेगा, उसका रेफरेंस वो रिटर्न करेगा. फॉर एग्जांपल हम मल्टी व्यू कंट्रोल के अंदर व्यू कंट्रोल्स रखते हैं, राइट? तो व्यू कंट्रोल का पेरेंट कंट्रोल कौन सा बनेगा? दैट इज मल्टी व्यू कंट्रोल, राइट? तो वो मल्टी व्यू का रेफरेंस यहाँ पे वो रिटर्न करेगा. अनदर इज ऑब्वियसली विजिबल. दैट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब वो पर्टिकुलर कंट्रोल पेज के ऊपर दिखाई देना चाहिए कि नहीं दिखाई देना चाहिए, या फिर सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो रेंडर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, वो हम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं. Another is client ID. Client ID is the unique name which is given by ASP.NET itself. जब भी पेज इंस्टेंशिएट होता है वो पर्टिकुलर कंट्रोल को क्लाइंट आईडी क्रिएट करके उसको असाइन करेगा. मतलब अगर हम कंट्रोल को एक्सेस करते हैं तो हम आईडी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. अगर ASP.NET को वो पर्टिकुलर कंट्रोल को एक्सेस करना है तो वो क्लाइंट आईडी प्रॉपर्टी को यूज करके एक्सेस करेगा, राइट? अनदर इज कंट्रोल्स कलेक्शन. मतलब अगर एक पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर हमें दूसरे कंट्रोल्स को ऐड करना है तो हम ये कंट्रोल्स कलेक्शन का यूज करते हैं. आपको याद हो तो हमने प्लेस होल्डर कंट्रोल के अंदर डायनामिकली एक कंट्रोल को ऐड किया था. उस वक्त हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था? दैट इज प्लेस होल्डर 1 डॉट कंट्रोल्स डॉट हेड. मतलब प्लेस होल्डर जो कंट्रोल है उसका कंट्रोल्स कलेक्शन हमने यूज किया था और वो पर्टिकुलर कंट्रोल्स कलेक्शन के अंदर हमने चाइल्ड कंट्रोल्स को ऐड किया था, राइट? Another is enable view state.
ऑब्वियसली ये एनेबल व्यू स्टेट जो प्रॉपर्टी है वो हमने पेज के साथ भी डिस्कस की थी कि हमें ये पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए व्यू स्टेट को एनेबल रखना है कि नहीं रखना है, ताकि अगर पोस्ट बैक हो तो हमारी जो वैल्यू है वो हमें वहां पे मिले, राइट, हमारी वैल्यू वहां से रिमूव ना हो जाए। इसलिए हमें ये व्यू स्टेट को एनेबल रखना है। अगर हमें वो जो कंट्रोल की वैल्यू है वो पोस्ट बैक के थ्रू, मतलब अक्रॉस द पोस्ट बैक हमें वो नहीं चाहिए, तो हम ये एनेबल व्यू स्टेट प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही पोस्ट बैक होगा कंट्रोल में से वो पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव हो जाएगी, राइट। और अगर हमें वो वैल्यू वहां पे परसिस्ट चाहिए, राइट, तो हमें प्रिजर्व चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू सेट करेंगे ताकि हमें वो वैल्यू मिले, right? Now these are the common methods that are available with all control classes because it is present in this base class, that is control class. फर्स्ट इज डेटा बाइंड। ये हमने ऑलरेडी किया है कि अगर हमें कोई भी कंट्रोल को डेटा सोर्स के साथ बाइंड करके, मतलब उसका डेटा सोर्स सेट करके उसमें से वैल्यू रिट्राइव करके कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करनी है, तो हमें डेटा बाइंड मेथड को कॉल करना पड़ेगा। अगर हम डेटा बाइंड मेथड को कॉल नहीं करेंगे, दो हमने वहां पे डेटा सोर्स सेट किया है मगर हमें वहां पे वैल्यू नहीं दिखाई देगी, बिकॉज डेटा सोर्स सेट करने के बावजूद हमें वहां पे वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज वो बाइंड नहीं करेगा। वो बाइंड कब करेगा, जब हम वो पर्टिकुलर कंट्रोल की डेटा बाइंड मेथड को कॉल करेंगे तब, राइट। अनदर मेथड इज फाइंड कंट्रोल। अगर हमें पेरेंट कंट्रोल में से कोई भी चाइल्ड कंट्रोल को फाइंड करना है तो हम वो कर सकते हैं। हमने ये फाइंड कंट्रोल मेथड का भी यूज किया था जब हमें कंटेंट पेज के ऊपर से मास्टर पेज के कंट्रोल के अंदर वैल्यू सेट करनी थी, तब हमने ये फाइंड कंट्रोल मेथड का यूज किया था, राइट। सो द थिंग इज दैट अगर हमें कोई भी पेज के ऊपर से या फिर कोई भी पेरेंट कंट्रोल में से चाइल्ड कंट्रोल को फाइंड करना है, राइट, तो हम ये फाइंड कंट्रोल मेथड को यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर इज हैश कंट्रोल्स, राइट। ऑब्वियसली ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। वो क्या इंडिकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर कंट्रोल के साथ चाइल्ड कंट्रोल्स अवेलेबल है कि नहीं है। अगर हमें ये चेक करना है तो हम हैश कंट्रोल्स मेथड का यूज कर सकते हैं। अनदर इज रेंडर। रेंडर हमें क्या देगा, obviously it will write the HTML output for that particular control, right। मतलब हमने जो कंट्रोल यूज किया है, राइट, वो कंट्रोल को रन टाइम के ऊपर जो जब भी वो रेंडर होता है उसका एक्चुअल HTML क्या है, अगर हमें वो देखना है तो हम रेंडर मेथड का यूज कर सकते हैं, राइट। और ये बाय डिफॉल्ट ASP.NET इम्प्लिसिटली कॉल करता है जब भी उसको कोई भी कंट्रोल को रेंडर करना होता है तब, राइट। सो दिस वर द मेथड्स। नाउ दिस आर द बाय डिफॉल्ट इवेंट्स, राइट, कि जो अवेलेबल है। ये इसमें से बहुत सारी इवेंट्स ऐसी है जो हमने ऑलरेडी पेज लाइफ साइकिल के अंदर पेज के ऊपर देखी थी, राइट। फॉर एग्जांपल ये इनिट है, लोड है, प्री रेंडर है, अनलोड है। ये 4 इवेंट्स ऐसी है कि जो हमने ऑलरेडी पेज लाइफ साइकिल के अंदर पेज क्लास के साथ हमने देखी थी, तो ऑब्वियसली मैं ये रिपीट नहीं करूंगी, राइट। सो द 2 इवेंट्स, दैट इज डेटा बाइंडिंग, राइट, वो क्या करेगा, अगर हमें एक्सप्लिसिटली डेटा कंट्रोल के साथ या फिर कोई भी कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स को बाइंड करना है और उस वक्त बाइंड करने के वक्त अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो हम ये डेटा बाइंडिंग इवेंट का यूज कर सकते हैं। दिस आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे डेटा बाइंड मेथड है और यहाँ पे डेटा बाइंडिंग इवेंट है, राइट। तो ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना है कि अगर कोई भी कंट्रोल के साथ डेटा सोर्स बाइंड होता है, उस वक्त हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है या फिर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, राइट, तो हम ये डेटा बाइंडिंग इवेंट का यूज कर सकते हैं। अनदर इज डिस्पोज। हमें पता है कि जब भी ये डिस्पोज इवेंट कॉल होगी, मतलब कब कॉल होगी, अगर हमें वो पर्टिकुलर कंट्रोल के लिए मेमोरी को रिलीज करना है तब, राइट। मतलब लास्ट स्टेज है, राइट, कंट्रोल लाइफ साइकिल के अंदर, और हमें वो कंट्रोल को डिस्ट्रॉय करना है, तो ऑब्वियसली हमें उसकी मेमोरी को रिलीज करना पड़ेगा। और वो रिलीज करने के लिए हम ये डिस्पोज इवेंट के ऊपर उसके रिलेटेड कोड हम लिख सकते हैं, राइट। ऑलराइट, सो दिस वेर द इवेंट्स विच आर प्रेजेंट इन कंट्रोल क्लास। अब उसके साथ साथ हमें पता ही है कि पेज
क्लास भी अवेलेबल है, यूजर कंट्रोल क्लास भी अवेलेबल है, राइट। लिटरल कंट्रोल क्लास भी अवेलेबल है। हमने पेज क्लास ऑलरेडी देखा है, यूजर कंट्रोल क्लास भी हमने देखा है, दैट इज .ascx फाइल के अंदर। लिटरल कंट्रोल, वो तो हम लिटरल कंट्रोल जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको देखेंगे, राइट। And this is the thing that is server control namespace, that is system.web.ui. उसके अंदर there are two another namespaces, that is HTML controls and web controls. वेब कंट्रोल्स के अंदर हमें कौन से कंट्रोल्स मिलेंगे? दैट इज वेब सर्वर कंट्रोल्स मिलेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कंट्रोल, रीच कंट्रोल, राइट। दैट इज दिस वन, that is web standard control, reach control, validation control, navigation control, data control, login control, web parts control, ajax control. ये सारे कंट्रोल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे? दैट इज इन वेब कंट्रोल्स नेम स्पेस को, वेब कंट्रोल्स क्लास को वो इनहेरिट करके ये सारे कंट्रोल्स हमें मिलेंगे। और ये जो HTML कंट्रोल्स क्लास है, ये क्लास कौन इनहेरिट करेगा? दैट इज दिस HTML सर्वर कंट्रोल्स है, वो ये पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करेंगे, राइट। मतलब अगर हमें HTML कंट्रोल्स को एक्सेस करना है तो वो हमें कौन से क्लास के थ्रू मिलेंगे, कौन सी नेम स्पेस में मिलेंगे? दैट इज system.web.ui.html कंट्रोल्स के अंदर हमें मिलेंगे। और ये जो सारे वेब कंट्रोल्स है वो हमें ये system.web.ui.web कंट्रोल्स नेम स्पेस है उसके अंदर हमें मिलेंगे, राइट। सो दीज आर द टू डिफरेंट नेम स्पेसेस के जो अब हम यूज करेंगे। वन इज फॉर HTML सर्वर कंट्रोल्स एंड अनदर इज फॉर वेब सर्वर कंट्रोल्स, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए मेरे एंड से यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट। अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, राइट। एल्स वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।